जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को थोड़ा सा जो है वो रिकॉल कर लें। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास डिस्कस किया था NMR के बारे में, ठीक है। हमने उससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो है वो अपने सारे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जो हमारे पास टाइप्स थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और अपने लास्ट सेक्शन में जो है वो डिस्कस किया था NMR को, और हमने जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास NMR है क्लास वो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल थोड़ी सी डिफरेंट थी। हमने उसको देखा था कि उसमें हम लोग जो है वो अक्सर बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो है वो एक्साइड स्टेट में जा रहा है, वो वापस आ रहा है अपने ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद। हमने जो है वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपकी थी वो सारी की सारी जो है वो किसके अराउंड थी, ये आपके इलेक्ट्रॉन के अराउंड थी। फिर हम लोग लाइट सोर्स देते हैं, लाइट इमिट करती है, रिफ्लेक्ट करती है आपकी, ठीक है। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्प्शन का पढ़ा हमने, कुछ इमिशन इमिट हो जाती है लाइट, उसके बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। क्लास करते करते हम हमारे कुछ 4 जो टाइप्स हैं वो इसके इर्द गिर्द ही थी। लेकिन हमारी जो NMR थी क्लास, हमने उसमें क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे हम लोग मूव करवा रहे हैं वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस की मूवमेंट हो रही है। अब न्यूक्लियस मूव कर रहा है, न्यूक्लियस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी तो उसके अगेंस्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है क्लास। तो यहाँ पे हमने जो है फिर NMR की एप्लीकेशंस देखी, लेकिन हमने ये भी देखा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। और तो मैंने आपको फिर ये भी आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास ज़्यादा मेनली यूज़ होने वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो MS जी, ठीक है। आपके पास IR नहीं, IR भी है लेकिन FTIR ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। और आपके पास फ्लोरेसेंस भी होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो है वो कुछ उसकी जो है वो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये इसकी एप्लीकेशंस थी। अब हमने जो है वो अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसके सारी टाइप्स वो सारा कुछ डिस्कस जो है वो हम लोग ने कर लिया हुआ है, ठीक है क्लास। और अगर आपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे वो जाकर ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, कोई कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो सके। तो क्लास आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। क्लास हमें लास्ट लेक्चर में इसको जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। जो गैस क्रोमेटोग्राफी है is a powerful analytical technique used to separate and identify quantify these compounds। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एक एलिमेंट आता है, इसमें एक मेजर फैक्टर आता है, वो फैक्टर हमारे पास क्या है, थर्मल का, ठीक है। जो आपके पास टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करेगा, जो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट की ब्रेकडाउन होती है वो वहाँ से उतनी एनर्जी लेके अपने जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा उसमें से, सब्सटेंस में से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अगर की फीचर्स की बात की जाए तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास मोबाइल फेस होता है हमारे पास गैस, क्योंकि आप इसके नाम से देख सकते हैं, इसके नाम में हमारे पास जो है वो गैस मौजूद है, गैस क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी तो होगी लेकिन किस थ्रू को, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोबाइल फेस जो है वो आपके पास कोई लिक्विड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है गैस। अब बेस्ट सूट फॉर वॉलेटाइल एंड थर्मल स्टेबल कंपाउंड्स। सेंसिटिविटी इसकी हाई है, स्पीड और अगर हम लोग इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो ये सेपरेट होती हैं। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की तरफ आएँ, बेसिक प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब इसके जो कंपाउंड्स हैं जो सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है, वो 2 चीज़ों पे हो रहे होते हैं। मतलब उसमें क्या आता है, एक वॉलेटिलिटी आती है, वॉलेटाइल
जिसमें जो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो आपके कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं जो एवेपोरेट हो जाते हैं, एक वो आता है, एक आता है एफिनिटी। एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज इनसाइड द कॉलम, ठीक है। और उसमें कितनी एफिनिटी है उसमें अंदर मौजूद रहने की। आप मिक्सचर इज इंजेक्ट, ठीक है। मिक्सचर जो भी आपने जो एनालिसिस करना होता है वो आप उस कॉलम में रखते हैं, ठीक है। और आप क्या इंसर्ट करवाते हैं गैस को अपनी पूरी कॉलम। यहाँ पे कॉलम्स कौन कौन से हैं उसको भी आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी हम लोग जो देखेंगे। इसमें क्या आता है, डिफरेंट कंपाउंड्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अब ये बात याद रखें, देखें जिसका मॉलिक्यूलर मास या मास ज़्यादा होगा कंपाउंड का वो क्या इतनी स्पीड से मूव करेगा, नहीं। वो लाइट वो जो है वो उसकी स्पीड थोड़ी सी लो होगी। जो जिसका वेट कम होगा, जिसका मास कम होगा, वो कम जो आपके पास है वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। और जहाँ पे जो है वो जब भी मूव करेगा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने के बाद वो डिटेक्टर पे आके डिटेक्ट होगा, ठीक है। डिटेक्ट करने के बाद हमें जो है वो सेम वैसे ही आपके जो ग्राफ्स बनते हैं सेम वैसे ही प्लॉट होंगे ग्राफ्स। आप देखोगे, आप उस ग्राफ को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि इसमें भी रेफरेंस सैंपल होगा, हम लोग रखेंगे और बाकी चीज़ें हम उसके साथ जो डिटेक्शन होगी आपके पास डिफरेंट पीक्स बनेंगी तो उनको हम लोग देख के करेंगे। अब यहाँ पे रिटेंशन टाइम्स पे आते हैं, डिफरेंट टाइम्स आते हैं, एक टाइम पे नहीं। क्योंकि देखिए अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, अगर कोई 100 पे एवेपोरेट तो उसकी 100 पे बनेगी। अगर कोई जाके 300 पे हो रहा है बीच में 200 वाला, या इसमें कोई ऐसा नहीं है एलिमेंट कि जो इसके दरमियान में एवेपोरेट हो, वो नहीं आएगा, ठीक है। उसकी पीक नहीं बनेगी। इसी तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल होता ही स्टार्ट आपका 400 से है, 400 टेम्परेचर से, और फॉर एग्जांपल इससे पहले आपकी कोई पीक नहीं बनेगी। अगर आप 0 से टेम्परेचर कर रहे हो 400 तक आ गया तो इसके दरमियान में आपके पास कोई पीक अवेलेबल ही नहीं होगी क्योंकि कोई एवेपोरेशन हुई नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास 400 पे आता है, फिर आपके पास 500 पे आता है, फिर 550 पे आता है। इस तरह करते करते आपके पास जो है वो आपकी पीक्स आना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारे पास है GC, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी ये आपके पास कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास जो है उसका हम आगे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन से आपको और समझाती हूँ। ये बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि इधर ही पता है डिवाइड हुआ वह कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है वो होता है कैरियर गैस, यानी कि जो मोबाइल फेस है। कैरियर गैस में हम कौन कौन से 3 गैसेज जो हैं वो यूज़ करते हैं। एक है हीलियम गैस, एक है नाइट्रोजन गैस, एक है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉलम में जब हम लोग इंसर्ट करवाएंगे गैस वो 3 तरह की होगी। अब डिपेंड करता है हमारे पास, ये भी डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सी गैस को यूज़ करेंगे और कौन से सैंपल के लिए यूज़ करेंगे, ये भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे क्लास, ठीक है। अब इंजेक्टर होता है, ठीक है, जहाँ से आपका जो सैंपल इज इंट्रोड्यूस एंड एवेपोरेटेड, यानी कि इंजेक्टर आपको वो जगह है जहाँ पे आपका सैंपल रखते हैं और सैंपल वहाँ पे जो है वो बाद में एवेपोरेट होता है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। एक आपके पास होता है कॉलम जो कि स्टेशनरी फेस है, ठीक है, जहाँ पे रिएक्ट होता है, जहाँ पे आपके पास जो है वो परफॉर्म होता है। वहाँ पे क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कॉइल ट्यूब कोटेड होती है, ठीक है, लिक्विड के साथ, ठीक है। इसके बाद सेपरेशन हैपन हेयर बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड पोलैरिटी। यहाँ पे सेपरेशन होगी तो कैसे होगी, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर हीट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके पास जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपके जो एवेपोरेशन है कंपाउंड में से वो होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी जो आपका टेम्परेचर है वो राइज करेगा, एवेपोरेशन होगी, वैसे वैसे आपके वो डिटेक्टर पे जाकर डिटेक्ट होता जाएगा और आपके पास ग्राफ्स जो हैं वो आएंगे। ओवन की बात करें, मेंटेन कंट्रोल टेम्परेचर टू हेल्प एवेपोरेट सेपरेशन
कंपाउंड्स, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ओवन का, ठीक है, यानी कि जहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डिटेक्टर होता है हमारे पास जो कि डिटेक्ट करता है जो आपके पास गैसेस आ रही हैं। जैसे ही गैसेस आपके पास एवेपोरेट होती हैं ना, तो बाद में वो कहाँ जाती हैं, वो डिटेक्टर के ऊपर जाके डिटेक्ट होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब कॉमनली जो आपके पास डिटेक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं वो हैं FID फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर एंड TCD थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। दो तरह के डिटेक्टर हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो देखते हैं। इसके बाद सबको जब आपके डिटेक्टर पे आके डिटेक्ट होता है वो, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आपके पास क्रोमेटोग्राम बनता है। क्रोमेटोग्राम क्या है, सेम वही चीज़ जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने अपनी हर टाइप में पढ़ा है, देखा है। आपके पास कंप्यूटर पे ग्राफ आता है, ठीक है, और वो ग्राफ आप इजीली एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास बेसिकली जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के आने के बाद जो कन्वर्ट करता है वो सिग्नल्स को उसके अंदर। हाँ जी, यहाँ से अब आप देखें, ये मैं आपको जो है वो एक डायग्राम से आपको जो है वो बताती हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास है गैस सिलेंडर, ठीक है, और ये आपके पास जो मशीन में आपके पास पोर्शन है, यहाँ पे आप सैंपल इंजेक्टर है, सैंपल को इंजेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ से आप गैस के फ्लो को रेगुलेट करते हो। जैसे आपने देखा नहीं है, नॉब होती है, नॉब से आप इजीली जैसे आपने देखा नहीं, फायर आप आग जलाते हो, चूल्हे पे नॉब होता है, तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम ऐसे ही गैस के फ्लो के लिए आपके पास बेसिकली ये नॉब लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमने बात की थी, अभी रिसेंटली बात करके आए हैं कि हमारे पास फॉइल कॉइल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि आपके पास लिक्विड प्लेटेड होती हैं, ठीक है। ये आपके पास कॉलम है, स्टेशनरी फेज है। यहाँ से आपके पास ये आपके पास ओवन है, ओवन क्या है, यहाँ पे आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास मोबाइल फेज है, जिससे हमने बात की थी, तीन हमारे पास गैसेस हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये थ्री गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। ये यहाँ से मूव करेंगी, कैरी सैंपल थ्रू कॉलम, या यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगी। यहाँ से जैसे ही वो आपके पास मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर के साथ वो डिटेक्ट होंगी और कुछ ना कुछ इसमें से वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो बाहर आते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बेसिकली यहाँ पे जो है वो हमारे पास डस्टबिन लाइट की लगी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्शन लगा होता है। कोई भी अगर हमारे पास कोई वेस्ट आता है तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही डिटेक्टर पे हमारे पास आया है, यही डिटेक्टर के सिग्नल्स जो हैं आगे आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे जैसे वो स्ट्राइक होता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ प्लॉट होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए आपके पास लाइन से आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे आपके पास किस तरह जो है वो यहाँ पे रिलेटिव यहाँ पे टेम्परेचर होगा, वहाँ से आपको पीक्स का अंदाज़ा जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी पीक कहाँ जाके कौन सा। और ये भी याद रखिए क्लास के हर एक स्पेसिफिक जब आपका वेपोरेट होगा तो वो एक स्पेसिफिक ही आपको पीक देगा। ये नहीं है कि एक कोई भी दो एलिमेंट्स की पीक जो होगी वो आपके पास सेम होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास जो पीक्स आएंगी क्लास वो यूनिक होंगी, ठीक है। और हर एक की अपनी अपनी होगी पीक, अपने अपना ग्राफ वो पीक बनाएगा ग्राफ के अंदर, और वो इसी बेस पे, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम पीक नहीं हो सकती, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये क्लास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में देखना समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राम वही जो आपके पास ईच पीक ऑन द क्रोमेटोग्राम रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको कही है कि हर पीक जो आ रही है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जो पीक आपके पास आ रही है आप ये कहें कि हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक कंपाउंड की
हर एक कंपाउंड का जो एवेपोरेशन जो है वो डिफरेंट होगा और डिफरेंट उसकी पीक जो है वो आएगी। इसके बाद हमारे पास आता है रिटेंशन टाइम। the time it takes for a compound to pass through the column। रिटेंशन कहते हैं किसी को रिटेन रहना कहते हैं ना, सुना मैंने आपने, यानी कि कितना टाइम वो कंपाउंड उस कॉलम के अंदर रहा है और उसने कितना टाइम लगाया है उस कॉलम से निकलने में। अब देखें, ये देखें क्लास, ये कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम में आपके पास जो आपका सैंपल है कितने देर यहाँ पे सरवाइव करता है, कितनी देर यहाँ पे रहता है, ठीक है। जबकि देखें आपका कंपाउंड तो तभी इवेपोरेट होगा प्रॉपरली जब उसमें से सारे इवेपोरेशन निकल जाएगी, तब तक तो वो इसी के अंदर रहेगा। तो कितना टाइम वो यहाँ पे रिटेन रहता है, इसके अंदर मौजूद रहता है और यहाँ से कब तक डिटेक्टर के पास जाता है, ये जो उसका रहने का टाइम होगा, यहाँ पे रिएक्शन का टाइम होगा, वो उसका रिटेंशन टाइम है, ठीक है। आगे है हमारे पास द एरिया एंड द पीक रिलेट द क्वांटिटी ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने बात की है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए ये पीक बनी है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर हम लोग चेक करें, देखें तो यहाँ पे जो ग्राफ हमारे पास आता है इसके अंदर जो जिसका भी ग्राफ आएगा, जैसे पीक आएगी, यहाँ पे वो कह रहा है कि वो उसकी क्वांटिटी को शो करेगी, ठीक है जी क्लास। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ हैं। एनवायरमेंटल टेस्टिंग आपके पास पता, जब भी हम लोग बहुत कॉमनली, और ये सारी टाइप्स वो हैं जो हम लोग बहुत सारी यूज़ करते हुए आ रहे हैं इनमें, ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं, हमारे पोल्यूटेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे जो अक्सर सर्दियों में आपके पास जो स्मॉग वगैरह हो जाती है, और वैसे भी इससे बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन से होता है कि आपको जो है वो डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। आपको आई का इशू हो सकता है, आपको जो है वो लंग्स इशू हो सकता है, आपको सांस लेने में मसला हो सकता है, ठीक है। तो जब आपके एनवायरनमेंट में प्योरीफिकेशन ही नहीं रहेंगी तो आप के बेसिकली क्या होते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि एक अलार्मिंग कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके एनवायरनमेंट में कितने पोल्यूटेंट्स मौजूद है, क्या उसका जो है वो कितने अमाउंट में मौजूद है, तो ये सारी जो है वो इस पर मॉनिटरिंग रखी जाती है। इसके बाद हमारे पास है फोरेंसिक एनालिसिस। अब आपके पास ड्रग्स आते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स आते हैं, उनको आप एनालिसिस करते हो। इसके बाद फार्माक्यूटिकल्स, अगर आप देखो आपके पास ड्रग्स यूज़ होती हैं आपके मेडिसिन की प्रिपरेशन में, उसमें जो सैंपल्स आते हैं उन सैंपल्स को वो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना जो है वो उसमें जो है वो आपके पास जो कंपाउंड है वो प्योर कितना है, ठीक है। इसके बाद फूड और फ्लेवर्स, जो हम लोग अरोमा कंपाउंड्स डालते हैं किसी भी उसमें, किस में डालते हैं, जो आपके पास मौजूद होता है, आपके फूड इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे आप डिफरेंट कलर के फ्लेवर्स डाले जाते हैं, लेकिन उस फ्लेवर्स को भी टेस्ट किया जाता है कि वो हमारे हेल्थ के लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि वो नुकसानदेह हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ठीक है। इसके बाद है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यहीं के जो पेट्रोल आपका निकलता है उसके लिए भी जो है वो इस चीज़ को देखा जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या है, ये तो हमने बात कर ली ना क्लासेस की एप्लीकेशंस की। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो परफॉर्मिंग जीसी सेपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसमें सेपरेशन कैसे होती है, इसमें जो रिएक्शन होता है, ये जो हमने चैम्बर में बात की थी, इस चैम्बर में बात जो की थी वो रिएक्शन होता कैसे है, जीसीएमएस परफॉर्म कैसे करता है, सेपरेशन कैसे करता है। सबसे पहले तो होता है सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपका सैंपल, ठीक है। अब जब सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसमें बात क्या होगा, अ स्मॉल वॉल्यूम, जो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम होता है ऑफ अ लिक्विड और अ गैस सैंपल इज इंजेक्ट इनटू द
इंस्ट्रूमेंट, अब हमारे पास जो वॉल्यूम होता है सैंपल का वो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बात हम बल्क में तो कभी भी हम नहीं इसमें जो है वो डाल सकते, इसमें बहुत मिनिमम अमाउंट की जो है वो क्वांटिटी जो है वो यूज़ होती है आपके, ठीक है। अब वो लिक्विड सैंपल भी हो सकता है, वो आपके पास गैस फॉर्म में भी सैंपल हो सकता है जो कि इंस्ट्रूमेंट में इंजेक्ट करवाया जाता है। अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो ये देखें, ये आपके पास इंजेक्टर है, यहाँ पे आप डालेंगे सैंपल को, फिर वो लिक्विड होगा, गैस होगा, जो भी होगा वो यहाँ से बेसिकली जो है वो आएगा, आके मूव करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, द इंजेक्टर रैपिडली वेपोराइज द सैंपल, ठीक है। अब वो इसको रैपिडली जो है वो एवेपोरेट करेगा सैंपल को। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट बाय द कैरियर गैस। अब आपके पास जो गैस आपने जो इंसर्ट की थी गैस, उसमें कौन सी गैस है, वो हीलियम गैस है, वो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। वो आपका एज अ मोबाइल फेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो आपका जो एक पूरा चैम्बर है वहाँ पे, वो चैम्बर क्या कर रहा है, वो चैम्बर बेसिकली आपका जो है वो क्या चीज़ है, वो आपका स्टेशनरी फेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इट कैरीज अ वेपोराइज सैंपल थ्रू द जीसी कॉलम, ठीक है। अब वो इसको जो है वो वेपोराइज करवाएगा जीसी कॉलम के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, द कॉलम कंटेन्स अ स्टेशनरी फेस, ठीक है। कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस है, और वो जो कॉलम हमने जो अभी बात की थी, ये देखिए कॉलम के अंदर जो हमारे पास कॉइल ट्यूब्स हैं, कॉइल हमारे पास जो बना हुआ है ये कॉटेड कॉइल है, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड या पॉलीमर की कोटिंग इसके ऊपर मौजूद होती है। क्यों होती है, ताकि आपका जो ये जब रिएक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी जो ये कॉइल है ये ख़राब ना हो, ठीक है। इसलिए जो है वो ये चीज़ इस पर कोटिंग हुई होती है। अगर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द स्टेशनरी फेस। अब सारी बात है, जो कंपोनेंट है, जो मिक्सचर हम लोग ने इंसर्ट किया है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे स्टेशनरी फेस के अंदर, क्योंकि वो डिफरेंट होंगे। अब हर तरह से जो है वो एक तरह से तो वो उसको कभी भी जो है वो शो नहीं करेंगे, या एक तरह से वो कभी भी जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा ही है। इसके बाद आता है हमारे पास मोर वोलेटाइल कंपाउंड्स इनलेट फास्टर। अब ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत जल्दी कम टेम्परेचर पे ज़्यादा मतलब ब्रेन होके एवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो उस कॉलम से जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वहाँ से वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे, डिटेक्टर की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जो लेस वोलेटाइल होंगे और मोर इंटरएक्टिव होंगे, वो कंपाउंड्स उस कॉलम के अंदर ज़्यादा देर रहेंगे, ठीक है। वो ऐसा ऐसा करके रिएक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा करके वो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जल्दी वोलेटाइल होके वो डिटेक्टर के ऊपर पहले जाके डिटेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद जो आएगा ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन भी कभी कभी आएगी, कि स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे अभी तक कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही वो वेपोरेट होना स्टार्ट होगा कुछ टाइम के बाद, तो फिर वहाँ पे ग्राफ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट पीस वगैरह जो है वो फ्लोट होती हैं, ठीक है क्लास। कॉलम टेम्परेचर कंट्रोल। कॉलम टेम्परेचर कंट्रोल क्या है, हमारे पास ओवन मौजूद है। ओवन क्या कर रहा है, आपके जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जो आपके पास, और ऐसा नहीं है कि आपने सेट किया है सैंपल, तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो आप टेम्परेचर को 500, 1000, 2000 तक आप जो है वो टेम्परेचर को आप डायरेक्टली कर दो, ठीक है। आप डायरेक्ट इतना टेम्परेचर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब आप डायरेक्ट इतना टेम्परेचर कर दोगे तो एक तो सैंपल आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके बाद जो उसके अंदर मौजूद जो ऐसे कंपाउंड्स थे जिन्होंने 100 पे वेपोरेट होना था, जिन्होंने 200 पे वेपोरेट होना था, वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और आपका सैंपल भी डैमेज होगा। तो उसमें क्या होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो इंक्रीज़ करते हो टेम्परेचर को, ठीक है। आप स्टार्ट करते हो 0 से, स्टार्ट करते हो 100 पे जाते हो, 200 पे जाते हो, और ऑटोमेटिक, अब तो ऑटोमेटिकली आप कह लो वो होता है, आप उस पर लगा देते हो कि ऐसा ऐसा टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है वो इतने टाइम के बाद जो है वो टाइम सेट किया, तो इतने टाइम के बाद टेम्परेचर ऐसा ऐसा इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है क्लास, इस तरह होता है। ठीक है, आप लोग जाओगे, जब आप लैब्स में जाओगे आप देखोगे, क्योंकि लैब्स में इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है उनमें अब जो है वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि आप उसमें टाइमर लगे होते हैं बाकायदा तौर पे। ठीक है, और उसके बाद वो इस तरह होता है। ठीक है, दिस इम्प्रूव सेपरेशन, इसमें क्या होता है ग्रेजुअली अब आप अगर मूव करेंगे तो सारी बात है आपके पास जो सेपरेशन होगा वो इम्प्रूव होगा। एंड रिड्यूसेस टाइम एनालिसिस फॉर द कंपाउंड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आगे बात करें डिटेक्शन की। डिटेक्शन क्या होता है? डिटेक्टर होता है आपके पास, हमने भी बात की, हमारे पास जो डिटेक्टर है कौन से होता है, एक FID होता है, एक TCD होता है। FID फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर एंड TCD थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। अब देखें आपके पास जो ये आपके पास कंपोनेंट है कॉलम में, डिटेक्टर पे जब कॉलम से निकलता है तो डिटेक्टर पे जाता है। अब इसमें जो हमारे पास FID है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी क्लास, अगर आपको याद हो कि डिटेक्टर और गैस डिपेंड करती है कि आपके पास सैंपल कौन सा है, सैंपल की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर तो सैंपल की नेचर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप FID यूज़ करोगे। अगर आप जनरली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप TCD यूज़ करोगे फॉर जनरल पर्पस। ठीक है क्लास, नेक्स्ट बात करें हम तो वो है हमारे पास डेटा आउटपुट। वही बात कि हमारे पास क्रोमेटोग्राम आता है, हमारे पास जो भी एनालिसिस होगा उस एक पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी एनालिसिस हो रहा है तो उसका जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो आप हमें मिलेगा ही एक क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में। आपको पीक्स मिलेंगी, आप उसमें उसको एनालिसिस करते हो। फिर जब डिटेक्टर से सिग्नल्स आके जाते हैं डेटा आपके पास सिस्टम में तो वो आपके पीक्स फॉर्म करता है और डिफरेंट पीक्स डिफरेंट कंपाउंड्स को शो करती हैं। ठीक है, और रिटेंशन टाइम आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ठीक है, कितनी देर तक वो रिटेन रहा है स्टेशनरी फेज में आपका कंपाउंड, तो ये आपको बताता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो पीक एरिया जो है, अगर आपके पास पीक एरिया में कितने, अगर आप वो जो एरिया आता है वो आपका जो है वो उसके अंदर मौजूद उसके कंपाउंड के अंदर मौजूद उसकी क्वांटिटी को बता रहा होता है। ठीक है क्लास, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर हम लोग वो देखें हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट क्या है, हम देखें हर चीज़ में ना एक क्लास एक होता है। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको चेक एंड बैलेंस हमेशा रखनी पड़ती हैं। तो कंपाउंड मस्ट कंडीशनाइज बिफोर यूज। आप देखें कॉलम को देखना पड़ता है। कॉलम आप लोग देखें आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए आपका कॉलम ठीक है, आपके कॉलम सही काम कर रहा है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। जो आप सैंपल्स मस्ट बी क्लीन एंड वाटर। अब आप जो सैंपल यूज़ कर रहे हो वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, ये तो नहीं है कि आप जो सैंपल लेकर आए हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा जब भी हमने डिस्कस किया है सैंपल प्रिपरेशन में, मैंने आपको इसमें बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया है कि सैंपल एनालिसिस करने से पहले सैंपल प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल आप किस तरह प्रिपेयर करते हो, किस तरह कैरी करते हो, किस तरह उसको प्रिजर्व करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सैंपल ज़रा सा भी कंटेमिनेंट हो जाएगा आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर एंड फ्लो रेट मस्ट बी ऑप्टिमाइज फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, टेम्परेचर और फ्लो रेट किसका, गैस का। हमने बात की थी गैस में भी नोब लगी होती है, ऐसा नहीं है, उसको भी हम लोग रेगुलेट कर रहे होते हैं। ऐसा ऐसा गैस के फ्लो को भी हम लोग इंक्रीज करते हैं और जिस तरह हम लोग टेम्परेचर को ऐसा ऐसा जो है वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है क्लास, क्लास आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे वो गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। कितने कॉलम्स होते हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, किस किस चीज़ के लिए अब कॉलम यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने GC को देखा, उसका बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया क्लास कि उसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ मौजूद है। और हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को जो है वो आपने देखना कि हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा, जैसे टेम्परेचर और उसका फ्लो गैस का। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें
नहीं चेक एंड बैलेंस रखेंगे, एक ऑप्टिमाइजेशन के साथ नहीं इसको जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारा जो सैम्पल है वो डैमेज होगा, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो इसके टाइप्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे क्लास। और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपके प्रीवियस लेक्चर्स रहते हैं तो वो भी जाके ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन होती है ना, केमिस्ट्री में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो आपको क्लियर हो सके। ठीक है क्लास, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।